नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण जो सब टॉपिक है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो यूपीएससी है इसकी प्री मेंस में बहुत अच्छे से इसकी एक यूनिट होती है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इसके ऊपर एक यूनिट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के तौर पर जो है पर्यावरण से क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बता रखा है कि सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये किस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया गया है और क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि यूपीएससी की प्री मेंस एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश प्री मेंस में, और अगर हम एमपीपीएससी पे स्पेशल फोकस करें तो प्री में यूनिट 7 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके क्वेश्चंस दे रखा है। क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एक क्वेश्चन ही इंसान की रैंक को कम या ज़्यादा करता है, इसलिए हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते और हमें बाकायदा उसे बहुत अच्छे से करना होता है। और मेंस की अगर हम बात करें तो जो पेपर 3 है मेंस का, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है उसकी यूनिट 9 में जो है पर्यावरण के, पूरी यूनिट 9 पर्यावरण पे बेस्ड है। इसीलिए हम पर्यावरण को काफ़ी ब्रीफ में जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके काफ़ी जो है अधिक वीडियोस हम लेके आएंगे। सो इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है उसमें भी क्वेश्चंस पर्यावरण से रिगार्ड आते हैं और करंट अफेयर में ये टॉपिक जो है काफ़ी छाया रहता है। प्रदूषण के ऊपर हम देखते हैं आजकल जो है दिल्ली में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का काफ़ी चल रहा है, या फिर आजकल एक नई टर्म आ गई है प्रकाश प्रदूषण। तो ये सभी चीज़ें जो है पर्यावरण से संबंधित है। कभी ग्रीन पीस कोई रिपोर्ट जारी करता है, IUCN ने किसी स्पीशीज़ को जो है इंडेंजर्ड में रखा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम टोटल आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हो सब बताएंगे। और अवेयरनेस हमको ज़रूरी है, अगर आप किसी इंटरव्यू में प्रिपेयर हो रहे हैं तो अवेयरनेस भी हमें ज़रूरी है। और ऐसे राइटिंग में भी पर्यावरण का जो है आता है। तो हमारे चैनल का नाम है परीक्षिता एकेडमी। तो अब हम जो है आगे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो जनरली जो है हम पर्यावरण का इंट्रोडक्शंस देखेंगे। दोस्तों ये वाला जो हमारा टॉपिक है, हमने कहा कि एमपीपीएससी की यूनिट 9 में ये हमारा कई वीडियोस में हम इसको कई पार्ट्स में लेकर आएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम केवल पर्यावरण के बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, राइट। केवल हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर आगे हम रिस्पेक्टिवली जो है इसके कई सारे और टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं पर्यावरण की। तो जनरल बेसिकली पर्यावरण क्या होता है, तो अगर आप कहीं पर खड़े हो तो आपके आसपास का जो वातावरण है, लाइक जो है खेत खलिहान, पेड़ पौधे, जो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स है, जंतु है, आप ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हैं, तो ये सभी चीज़ क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो हमारे बेसिक अगर हम उसको सामान्य शब्दों में कहें तो हमारे चारों ओर के जो आसपास का वातावरण है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पर्यावरण कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर हम उसको कहते हैं, या एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर एनवायरनमेंट उसके लिए शब्द यूज़ किया गया है। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट शब्द की, तो एनवायरनमेंट शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कभी कभी हम पढ़ते हैं ग्रीक भाषा से लिया है, लैटिन भाषा से लिया है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वो भी हमें याद रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। जैसे हमने अभी आपको कहा कि हमारे आसपास हम किन चीज़ों से घिरे हुए हैं, बिल्कुल उसी के टर्म में ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो घिरना। लेकिन इसकी हम आइडियल डेफिनेशन अगर बोले तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो आया था भारत में की बात कर रहे हैं हम, तो पर्यावरण का इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है, जो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक
इम्पॉर्टेंट चीज़ है भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके मध्य अंतर क्रिया का परिणाम होता है। अब भौतिक क्या होता है, जैविक क्या होता है? तो भौतिक जैसे फैक्टर होते हैं वायु, जल, स्थल, हमारे आसपास यही तो होता है। और जैविक मतलब जिसमें जीवन होता है, और जीवन होता है पेड़ पौधे और जंतुओं में। पेड़ पौधों की कहीं वैरायटियाँ और जंतुओं की कहीं वैरायटियाँ हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में इनके बीच में एक अंतर क्रिया होती रहती है जिससे कि हमारा जीवन का अस्तित्व है। तो पर्यावरण की डेफिनेशन भी वही है, हमें ये ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो पर्यावरण में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो संसाधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और जबकि दूसरे कारक जो होते हैं कंट्रोलर होते हैं, अर्थात नियंत्रक के रूप में जो है उपयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर हम आजकल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये तो थोड़ी प्राचीन बात हो गई। जब औद्योगिकरण नहीं आया था या पुराना समय था तो पर्यावरण की डेफिनेशन थी। लेकिन क्या हमारे आसपास यही चीज़ें नहीं, अब हमारे आसपास जो पर्यावरण में जिसमें हम रहते हैं उसमें मानव निर्मित चीज़ें भी है, सामाजिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंस ही रखते हैं, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम निवास करते हैं, इसलिए यह भी क्या है, पर्यावरण की रचना करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारक के बारे में, अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पर्यावरण के निम्न में से कौन से घटक है या कौन से नहीं है, तो हमें याद रखना है। क्योंकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। हम भौतिक किस रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, जो कि जिसमें जीवन नहीं है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, हम आगे बताएंगे। और जैविक मतलब जिसमें जीवन है, तो ये इस प्रकार की संकल्पना है। अतः पृथ्वी के फिजिकल और जैविक तथा अजैविक संगठनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। मूल रूप से कहते हैं कि पर्यावरण में मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक होते हैं अजैविक, भौतिक जो घटक होते हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसको हम अजैविक भी कह सकते हैं, अर्थात अबायोटिक। ये वाली टर्म हमको जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे उसमें यूज होगी। और जैविक कारक अर्थात बायोटिक फैक्टर। तो भौतिक या अजैविक कारक क्या होते हैं? तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें तीन चीज़ें आती है। स्थल मंडल आता है, ठीक है, इसमें जो है जल मंडल आता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, इसमें जल मंडल आता है, और जो होता है वायुमंडल। बेसिकली तीन चीज़ जो होती है वो फिजिकल फैक्टर में आती है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में क्या चीज़ें आती है? तीन। तो आता है जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जल मंडल में जो होता है पानी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। स्थल मंडल में चट्टानें होती है और खनिज तत्व होते हैं। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो ये सभी जो होते हैं भौतिक या अजैविक कारक होते हैं, तो हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट है इसका जैविक कारक। तो जैविक कारक में बेसिकली आते हैं पौधे एवं जंतुओं। जंतुओं की काफ़ी लार्ज कैटेगरी होती है और हम भी जो है इसी में काउंट होते हैं, तो जैविक कारक। इसके अलावा ऊर्जा जो पर्यावरण का एक मुख्य घटक भी माना जाता है, हालांकि उसे भौतिक या अजैविक में ही लिखा जाता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है, इसलिए हमने उसे थर्ड फैक्टर के रूप में लिखा है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा कारक। लेकिन हमें यही याद रखना है कि पर्यावरण की मुख्यतः दो घटक ही होते हैं, अजैविक और जैविक, राइट। और ऊर्जा कारक जो उसी में आता है, लेकिन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है पर्यावरण में, क्योंकि इसी के कारण जो होता है पर्यावरण का अस्तित्व है, इसलिए हमने उसे तीसरे फैक्टर के रूप में शामिल करा है। तो आइए हम इसको आगे और समझते हैं। तो पर्यावरण को वृहद अथवा लघु स्तर पर समझा जा सकता है, ठीक है। हम इसे बड़े लार्ज एरिया के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि भारत का एटमॉस्फेयर पर्यावरण क्या है, या पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का क्या है, हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका क्या है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि हम इसको क्षेत्रीय और भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय पक्ष में जलवायु द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है, राइट। जो भौतिक पर्यावरण हमने देखा, भौतिक पर्यावरण मतलब जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तो इसको हम जलवायु की दशाओं के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जिसमें आता है उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्णकटिबंधीय पर्यावरण और ध्रुवीय पर्यावरण, इसके अंतर्गत जो है आते हैं। अब हम यहाँ पर इसके जो तीनों फैक्टर हमने पढ़े हैं, भौतिक, जैविक और ऊर्जा वाले, हम उसको विस्तार से समझेंगे। तो भौतिक या अजैविक संगठन क्या होता है? फिजिकल और अबायोटिक कंपोनेंट। तो अगर हम बात करें तो भौतिक जो संगठन होता है या भौतिक कंपोनेंट हम इसको बोले, तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें आती है, हमने आगे पढ़ा है। क्या आता है? इसमें आता है स्थल मंडल,
वायुमंडल और यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन जलमंडल, जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः हम क्या बोल सकते हैं? स्थल मंडल मतलब हम बोल सकते हैं मृदा, और वायु में क्या होता है? वायु और जल संगठक भी बोल सकते हैं हम इनको। और ये तीनों जो होते हैं फैक्टर, कौन कौन तीनों? मृदा, वायु और जल। ये तीनों जो होते हैं भौतिक संगठक पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं। भौतिक वातावरण में अगर हम अब इन्हीं को और आगे जो है विस्तार से क्लासिफाइड करें तो वायु, प्रकाश, हालांकि हम इसको ऊर्जा वाले संगठक में पढ़ेंगे, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान है कि जो ऊर्जा संगठक है अगर वो पूछा जाए वो किस प्रकार का है, जैविक अजैविक, तो हमें उसे अजैविक में ही काउंट करना है, भौतिक में ही करना है, इसलिए यहाँ पर हमको प्रकाश या ऊर्जा को हम रखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भौतिक पर्यावरण में जो वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है, ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान और उनके व्यवहार पर जो है ये प्रभाव डालते हैं। इन्हीं का प्रभाव तो हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। हमारा गर्म ताप कम या ज़्यादा होने से, गर्मी या सर्दी होने से जो होता है हम पे प्रभाव पड़ता है, पानी की उपलब्धता से हम पर प्रभाव पड़ता है, मृदा कैसी है तो वहाँ के पौधों पर जो है प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी जो होता है हम पर प्रभाव डालते हैं। ये तीनों घटक ये हम जो है समझ चुके हैं। अगर हम आगे बात करें हैं, अब इन्हीं को हम और आगे डिस्क्रिप्ट करते हैं तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, राइट। पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरनमेंट और वायुमंडल मतलब हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है हम उसको यहाँ पर समझते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत जो गैसीय आवरण है, हमारे जो चारों ओर गैसीय आवरण है जो हम नहीं देख सकते, अदृश्य होता है, उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्या क्या होता है? तो वायुमंडल में जो होता है विभिन्न गैसें होती है, हमने पढ़ा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो विभिन्न थोड़ी सी नोबल गैसेस वगैरह भी होती है तो ये कम होती है। तो ये गैसें और जलवाष्प भी होती है, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी का जो है 71% जो स्थान है वो पानी से घिरा हुआ है। तो पानी जो होता है वाष्पीकृत होता है, जो कि हमें जलवाष्प ज़रूरी नहीं हमें दिखाई दे, तो जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कि ये जो होता है वायुमंडल, गैस, जलवाष्प और धूल कणों का मिश्रण होता है, तीन चीज़ों का मिश्रण होता है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती है वो पौधों के मतलब प्रकाश संश्लेषण क्यों हेल्पफुल होता है ये? तो ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण और ग्रीन हाउस गैस और जो जंतु व वनस्पति है उसको जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होता है। हमें पता है हम ऑक्सीजन जो होता है, हम जो रेस्पिरेशन है श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, नाइट्रोजन विभिन्न पौधों में जो है पोषक तत्व होता है जो इसके पौधों के थ्रू हमारे शरीर में भी आता है और विभिन्न जो है क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ये जीवों पे इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो हमारे पर्यावरण का अटूट हिस्सा है, अर्थात जो हमारे पर्यावरण के हमने जो पार्ट पढ़े हैं, जो हमने भौतिक यानी कि अजैविक और जो जैविक पर्यावरण पढ़ा है, इसमें से एक भी घटक अगर अनुपस्थित हो जाता है तो पर्यावरण के नष्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सभी जो है अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए तो हम इसका स्टडी कर रहे हैं ताकि हम इसको जो है बनाए रखें हमेशा के लिए। तो आगे हम आगे बात करते हैं। तो वायुमंडल का हमने देखा कि इसमें उपस्थित जो गैसें होती है पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा जीव एवं वनस्पति को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। और वायुमंडल के हमें पता है हम इसे भी डिवाइड करते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल, उसमें हम डिवाइड करते हैं। लेकिन इसमें जो शोभ मंडल है
ये हम आगे देखेंगे, ज्योग्राफी का पार्ट है वैसे, तो हम इसे पर्यावरण की दृष्टि से समझेंगे। तो जो क्षोभ मंडल है और जो समताप मंडल है, ये भी पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमें पता है समताप मंडल में ओजोन गैस आती है जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करती है। क्षोभ मंडल में जो है हमारा गैसों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जो हमारे रेस्पिरेशन में, पौधों के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दो जो स्तर होते हैं अति आवश्यक होते हैं पर्यावरण को निर्धारित करने में। अगर हम दूसरे फैक्टर भौतिक कारक की बात करें तो वो है महत्वपूर्ण जल। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक पदार्थ है। तरल फॉर्म में होता है जनरली, और टेम्परेचर के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, जो कि संसाधन पारिस्थितिकी आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक दूसरे रूप में परिवर्तित भी होता रहता है, और जब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो हम उसको बोलते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र। जल जीवों की विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करता है। यह विभिन्न, हमें पता है, हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं कि सेल में किसी भी कोशिका में इतना % जल होता है, तो ये सभी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली भी रहती हैं। साधारणतः गहरी झीलों और भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जो अदर जू प्लैंक्टन्स होते हैं उसकी वृद्धि के लिए भी ऑक्सीजन सीमाकारी कारक होता है, जो कि किसमें घुला होता है, जल में घुला होता है। अर्थात ये वायुमंडल के ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाते, ये जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अपने जीवन को संचालित करते हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण, वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न गैसों का विसर्जन भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। और वैसे तो आप समझ गए होंगे जल भी पर्यावरण का अति आवश्यक घटक है। मृदा, अब इसका तीसरा मुख्य फैक्टर है मृदा। तो हमें पता है मृदा क्या होती है, तो जो भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है वो जो होती है मृदा कहलाती है, और इसमें जो होता है खनिज और अखनिज आंशिक रूप से घटित जो है कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। और मृदा कैसे बनती है, तो जो चट्टाने हैं इसका जब वेदरिंग होता है, इसका स्थानांतरण होता है, इसका इरोजन होता है, तो उससे जो होता है मृदा का निर्माण होता है। मृदा क्यों आवश्यक है पर्यावरण के लिए, अरे तो मृदा पर ही तो पौधे उगते हैं, फसल उगते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और हम घास स्थल उगते हैं, वन उगते हैं, और मनुष्य के जो काम की हम भी मृदा पर ही रहते हैं। और मनुष्य के काम के जो दूसरे जितने भी भौतिक साधन होते हैं, लाइक वस्त्र, लकड़ी या निर्माण सामग्री, जो कुछ भी है, खनिज पदार्थ, वो सभी हम किससे जो इन्हीं पर आश्रित है, और ये पौधे पर आश्रित है और ये मृदा पर आश्रित है। तो मृदा भी पर्यावरण का अति आवश्यक घटक है। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिजता अपेक्षा पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर वैसे तो ये सब चीज़ कॉमन है, हमें सब पता है, लेकिन अगर जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि भौतिक कारकों में क्या क्या फैक्टर जो है शामिल किए जाते हैं। वायुमंडल, जल, मृदा, तो हमें याद करने में काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, अच्छा रहता है। अब हम बात करते हैं जैविक संगठक की। भौतिक संगठक में इतना ही, और अब हम बात करते हैं जैविक संगठक की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स बड़ा सिंपल है, ये इसमें जो है बेसिकली पादप जंतु और सूक्ष्मजीव आते हैं, जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स में अपना महत्वपूर्ण जो है किरदार निभाते हैं। अब इसके बाद हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं ऊर्जा संगठक। हम यहाँ पर फिर से आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसको हम फिजिकल फैक्टर में ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक अलग ही महत्व है, इसलिए हमने इसको अलग से यहाँ पर विस्तार से डिस्क्रिप्ट किया हुआ है। ऊर्जा संगठक में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, पादप जो होता है, आपको पता है क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जंतु क्या होता है, जब हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पर पादपों को आपको विस्तार से समझाएंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनका विभाजन होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए याद रखना। इसी प्रकार जंतु का भी हम आगे देखेंगे, लेकिन छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जंतु जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सेप्रोफाइट्स हम इनको बोलते हैं। सेप्रोफाइट मतलब जो अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। पैरासाइट मतलब जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं और उनको हानि भी पहुंचाते हैं, जैसे अमरबेल, कस्कूटा के बारे में हमने सुना है। होलोजोइक प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं। होलोजोइक मतलब वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, और सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी में आते हैं, वो होलोजोइक कहलाते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी बड़ी जो कैटेगरी होती है, बैक्टीरिया, वायरस, जो अदर सूक्ष्म जीव होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं।
डिकम्पोजर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी मृत पौधे जंतु हैं उनके जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर उनको एडजस्ट करते हैं, उनको वियोजित करते हैं, अर्थात ये उनसे जो है अपना भोज्य पदार्थ जो है प्राप्त करते हैं। तो ये जैविक घटक है। अब ऊर्जा संघटक में हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ऊर्जा संकट? ऊर्जा संघटक यानी कि एनर्जी कंपोनेंट्स। तो इसके अंतर्गत जो है सौर प्रकाश, सौर विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होती है, इसलिए इन्हें विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सूर्य के प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, विकिरण भी कहते हैं। सूर्य की जो ब्राइटनेस होती है उसकी सूर्य की बाह्य सतह जो होती है अत्यंत तापदीप्त गैसें नीचे से गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन उसको कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम बोलते हैं सूर्यातप या इंसोलेशन। ये वर्ड आपको आगे बहुत पढ़ने को मिलेगा और ज्योग्राफी में तो हम स्पेशल इस वर्ड को बहुत बार पढ़ते हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है उसको हम सूर्यातप कहते हैं या उसको हम जो है इंसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाला जो सकल सौर विकिरण को ग्लोबल रेडिएशन यानी कि भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। हमें ध्यान रखना है। अब जो ऊर्जा संघटक होता है उसमें हम दो चीज़ों को काउंट करते हैं। एक होता है प्रकाश, लाइट, और एक होता है तापमान। ये जो है ऊर्जा संघटक के मुख्यतः दो फैक्टर्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं अब प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश जो होता है, सूर्य प्रकाश की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश जो होता है विभिन्न तरंगदैर्घ्यों वाली किरण जो है रेडिएशन से मिलकर बना होता है और इसीलिए जो ये विभिन्न प्रकार की रेडिएशन है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हम इसको और रेडिएशन इनको कहते हैं इंडिविजुअली, और इस पूरे जो सीक्वेंस है हमने यहाँ पर लिख रखा है इसको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहीं तरंग होती है, लेकिन जो मुख्य तरंगे होती है जिनको पर्टिकुलर लेवल में डिवाइड किया गया है उनका यहाँ पर ये नाम है, और ये वेवलेंथ यानी कि जो तरंगदैर्घ्य होती है उसके घटते क्रम में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वेवलेंथ क्या होती है हम आपको बता देते हैं। हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है और ये इस प्रकार से तरंगों के ये इस फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो जो इसके ऊपर वाला जो भार है इसको हम बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गर्त। तो जो किन्हीं भी दो नियरेस्ट जो श्रृंग है या नियरेस्ट गर्त है इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, उसको हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैम्बडा के घटते क्रम में जो आपको बता रहे हैं रेडियो वेव का मतलब ये हो गया कि रेडियो वेव ऐसी होगी तो माइक्रोवेव ऐसी होगी, अवरक्त की वेवलेंथ और कम होगी। इस प्रकार से ये वेवलेंथ के घटते क्रम में है, लेकिन इनके बीच में एक और रिलेशंस भी होता है जो यहाँ पर बताना ज़रूरी है, वो होता है इनके एनर्जी का या फ्रिक्वेंसी का। तो जो एनर्जी होती है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन लैम्बडा। तो जो एनर्जी होती है वो लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। रेडियो तरंगे की वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब इसकी एनर्जी कम है, गामा रे की एनर्जी वेवलेंथ कम है मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ज़्यादा होती है, एक्सरे की भी सर्वाधिक होती है। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्बडा। सी को यहाँ पर बोलते हैं प्रकाश का वेग। ये प्रकाश का वेग होता है जो कि 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और मीटर होता है तो 3 × 10⁸ होता है, और लैम्बडा होता है। ये दोनों जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका अर्थ है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। अभी हाल ही में MPPSC की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुम्बकीय वेव्स है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है ये बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर था सही 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक,
ठीक है। तो यहाँ पर हम भी आपको जो है विभिन्न वेवलेंथ पर्टिकुलर इनका एक वेवलेंथ होता है, मतलब वहाँ पर एग्ज़ाम में माइक्रोवेव का पूछा था, ठीक है। हम आपको बताएंगे, कभी ये नैनोमीटर में पूछी जाती है, कभी हम वहाँ पर एनर्जी पूछी, फ्रिक्वेंसी पूछा है, ठीक है। तो जब हम फिज़िक्स पढ़ेंगे, क्योंकि फिज़िक्स का पार्ट है प्रकाश, और उसमें वहाँ पर हम उसको आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पर्यावरण के रिस्पेक्ट में इसका लाइट इंट्रो हमने यहाँ पर देखा कि हर एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसको आपस में रिलेटेड भी करना जो है ज़रूरी होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। दृश्य विकिरण की बात करते हैं, तो दृश्य विकिरण का जो वेवलेंथ होता है वो हम वेवलेंथ बोल रहे हैं, राइट। लैम्बडा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है और इसकी प्रेजेंस में ही हम देख पाते हैं, राइट। जो प्रकाश है इसको दृश्य विजिबल भी बोलते हैं, और इसको हम जो है प्रकाश इसकी उपस्थिति, हम इसी की प्रेजेंस में जो है अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो विजिबल या दृश्य रेडिएशंस होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, तो वो अवरक्त और पराबैंगनी किरणों के बीच में होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, अवरक्त की, उससे कम दृश्य की और उससे कम पराबैंगनी की। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति या ऊर्जा की बात करें तो वो पराबैंगनी की ज़्यादा रहेगी, ठीक है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें ध्यान रखना है, बाकी हम इसको और फिजिक्स में बहुत अच्छे समझेंगे, पर्यावरण के रिस्पेक्ट में हमें ये जानना ज़रूरी था। ये क्वेश्चंस हमने देखा। अब यहाँ पर इसको इस प्रकार से जो है बता रखा है कि विभिन्न प्रकार की, ये यहाँ पर ये देखो वेव फॉर्म में इसको समझा रखा है कि जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं मतलब इसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी थी, रेडियो वेव की थी। तो यहाँ पर रेडियो वेव के बारे में लिख रखा है, हमने वो अलग ऑर्डर बताया था, ये यहाँ पर इसको अलग तरीके से बताया, बात एक ही है। और इंक्रीजिंग वेवलेंथ देन इंक्रीजिंग एनर्जी, वो इस साइड जाने पे इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर ये जो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे है, और इनके बीच में अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड जिसको हम बोलते हैं अवरक्त, इसके बीच में जो होता है विजिबल लाइट होती है कुछ इस प्रकार से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। ये थोड़ा सा ब्लर है, धुंधला है, लेकिन आप इसको समझ जाइएगा। तो इसके बीच में विजिबल होती है, और यहाँ पर ये इसके जो है कलर्स, हमें पता है विबग्योर से मिलकर 7 कलर से मिलकर बना होता है, तो ये बैंगनी से लेकर लाल तक। तो हम अब देख रहे हैं कि इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब अगर विजिबल में भी बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। और ये हम पढ़ते हैं, समझते भी इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाशीय स्पेक्ट्रम हमें देख चुके हैं कि दृश्य स्पेक्ट्रम जिसका तरंगदैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है वो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण कहलाते हैं, और साथ ही अवरक्त तरंगें 740 से ज़्यादा होती है, ये हम देख चुके हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि पराबैंगनी किरणें जो होती है अल्प मात्रा में ही पृथ्वी पर पहुँच पाती है, और ओजोन द्वारा इनका अवशोषण हो जाता है। ओजोन जो होता है समताप मंडल में होता है, ओजोन कुछ हद तक क्षोभ मंडल में भी होता है, लेकिन सबसे जो समताप मंडल में ओजोन होता है वो जो होता है अच्छा ओजोन होता है, और वो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अब पराबैंगनी किरणें जो होती है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है, यूवीसी, यूवीबी और यूवीए, जिनका जो है नैनोमीटर दे रखा है। और सबसे अब आप समझ सकते हैं कि ये वेवलेंथ लिखा हुआ है हमने, तो जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, अर्थात इन सब में इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी जो हो जाएगी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के कंपेयर में यूवी एक कम घातक है, और यूवीबी और यूवीसी जो होता है ज़्यादा घातक होता है। पौधों पर अब हम देखते हैं प्रकाश का प्रभाव। यहाँ पर हमने प्रकाश का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखते हैं कि पौधों में प्रकाश का क्या प्रभाव होता है। तो पौधों के लिए प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, तीव्रता होती है, अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। हमें पता है कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर सबसे बीच की रेखा जो होती है विषुवत रेखा होती है, इसके ऊपर कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है। तो जो सूर्य होता है वो इन्हीं के बीच में सीधा चमकता है हमेशा, ठीक है, उसका रोटेशन चलता है, इनके बीच में सूर्य नहीं चमकता है। तो जो अक्षांश होते हैं, हमने इसको 0 अक्षांश दिया, इस तरीके से हम आगे जो है अक्षांश बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पर जो है 90 अक्षांश हो जाता है। ये स्थिति इधर भी होती है। तो अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार भी प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर हम बता रहे हैं कि परिवर्तित होती है। और प्रकाश द्वारा क्या होता है, मतलब प्रकाश क्यों इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्रकाश क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण,
पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसी के कारण तो अक्षांशों के जो निम्न या उच्च अक्षांश होते हैं वहाँ पर पौधों की क्वालिटी या उनमें भी संरचना में अंतर होता है। प्रकाश जो होता है पुष्पन, बीज अंकुरण तथा पादप वृद्धि आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और पुष्पन और जो फलन होता है, मतलब पौधों में पुष्प लगने की क्रिया, फल लगने की क्रिया भी प्रकाश से कंट्रोल होती है। अब जंतुओं पर प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, तो हमें पता है कि जो विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, क्योंकि जो स्किन होती है उसमें एक जो है पदार्थ होता है जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी को में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरे जंतु हैं उनमें जो है प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जलीय तंत्र जो होता है मतलब जंतुओं में माइग्रेशन, शीत निष्क्रियता तथा प्रजनन व्यवहार को भी कंट्रोल करता है प्रकाश। गहरे पानी जो जलीय तंत्र है उसमें जैविक क्रिया को प्रकाश के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादकता आदि जो है निर्धारित होती है। और हमने जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं, जब भी जैसे सपोज कोई नदी या तालाब है, ठीक है, ये पानी है, तो इसके जो 200 मीटर का क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक क्षेत्र, अर्थात यहाँ पर जो है प्रकाश पहुँच पाता है और इसके बाद प्रकाश नहीं पहुँच पाता है क्योंकि जल की सघनता बढ़ती जाती है। तो जो प्रकाशिक भाग होता है इसमें जो पौधे होते हैं छोटे अलग प्रकार के होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक। तो ये जल की प्रकाशिक सतह पर रहते हैं। और जो बेंथिक इसका सरफेस होता है नीचे की तलछट पे झील की तलछट पर रहते हैं। प्रकाश की वेधन क्षमता के आधार पर झीलों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। जो झील होती है वो 3 प्रकार की होती है। और इसी से ही जो होता है पर्यावरण में एनिमल का कंट्रोल होता है। पहला क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं वेलांचल क्षेत्र यानी लिटोरल जोन। सेकेंड होता है सरोजाबी क्षेत्र यानी लिम्नेटिक जोन। थर्ड होता है गहरा क्षेत्र या एबिसल जोन। ये इसके तीनों क्षेत्र होते हैं जो हम इससे समझ सकते हैं कि ये कोई नदी है, ये जो है स्थल मंडल है, स्थलीय पौधे हैं, इधर तैरते हुए पौधे हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है प्रकाशिक क्षेत्र है, लगभग जो तलहटी का रहता है, मतलब आधा बाहर रहता है आधा डूबा रहता है एकदम किनारे का भाग, उसको हम बोलते हैं वेलांचल क्षेत्र। डूबे हुए पौधे और तैरते हुए पौधे इसमें दोनों मिल जाते हैं। इसके आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश और क्या जो झील या जो भी तालाब है और गहरा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सरोजाबी क्षेत्र। और इसके जो नीचे का बहुत ज़्यादा गहरा क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ उसको हम बोलते हैं उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं गहरा क्षेत्र बोलते हैं। येलो कलर नहीं चल रहा है, या हम उसको बोलते हैं एबिसल जोन। इंग्लिश नाम याद रखना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, हिंदी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी बात करी। तो ये प्रकाश के बारे में जनरल चीज़ें हमने पढ़ी थी क्योंकि ये पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम तापमान की बात करें तो तापमान किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिणाम होता है। धरातलीय गुण भी तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता ताप हास्य दर कहलाती है, जो कि औसतन प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। ये हमें याद रखना है। और तापमान जो होता है पौधों के लिए भी ज़रूरी होता है, जंतुओं के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि निश्चित तापमान में ही हम जो होता है ग्रोथ कर पाते हैं। अब अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें हम तो जलवायु में परिवर्तन जो है मृदा प्रकार तथा स्थलाकृति में अंतर के कारण विभिन्न स्थानों को पर्यावरण जो होता है पर्यावरण भिन्न भिन्न होता है, बिना बिना नहीं है, भिन्न भिन्न है। जीवों में के क्रियाकलापों द्वारा पदार्थों तथा ऊर्जा के आदान प्रदान से जलमंडल, निचला वायुमंडल तथा स्थलमंडल की ऊपरी सतह भी प्रभावित होती है। ये कुछ फैक्ट हमने यहाँ पर लिखे, आप इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हम कुछ टर्म्स और है वो देख लेते हैं। तो वह स्थान जहाँ जीव निवास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटाट यानी कि आवास कहते हैं, अर्थात जहाँ संपूर्ण जैविक समुदाय निवास करता है। आवास विशेष की पर्यावरणीय स्थिति पाए जाने वाले पौधों तथा प्राणियों को प्रभावित करते हुए कुछ विशिष्ट लक्षण जो है दर्शाती है। जैसे कि लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों में ऐसे कई विशेष लक्षण होते हैं जो सामान्य लवणहीन
मृदा में उगने वाले पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब एक और टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, हम आगे इसको और बहुत पढ़ेंगे, निकेत या निके क्या होता है। तो एक आवास में जो होता है कई निकेत हो सकते हैं। अब निकेत क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन भौतिक, रासायनिक या जैविक, ये मिस थोड़ा सा गलत हो गया, तो एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की ज़रूरत होती है उन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, निकेत कहते हैं। राइट, अर्थात निकेत के द्वारा हम किसी भी प्रजाति के पारिस्थितिक तंत्र में उसके स्थान का पता लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको पॉइंट्स बता देते हैं कि जैसे कि पर्यावरण के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस, ये वाला टॉपिक हमारा यहीं तक था, ठीक है। तो ये निकेत आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना, पर्यावरण से संबंधित एक टर्मिनोलॉजी याद रखना है, यहाँ इको मार्क। इको मार्क क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और ग्रीन आर्मी जो होता है पर्यावरण के रिस्पेक्ट में ही है, और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ की थी। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद रखना है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पर्यावरण के रिस्पेक्ट में हमने बिल्कुल सामान्य सी बातें करी है कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के क्या कारक होते हैं। तो भौतिक यानी कि अजैविक और जैविक होते हैं। तो भौतिक कारक में क्या होता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल होता है। उसके अंदर फिर हमने मृदा, वायु और जल को समझा। उसके बाद जैविक जैविक घटक होते हैं, और जैविक घटक में पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव होते हैं। और एक फैक्टर हमने ऊर्जा को समझा, जिसमें प्रकाश और तापमान आता है और किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये हमने यहाँ पर समझा। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर अगला आएगा उसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आता है, तो आप इंतज़ार कीजिएगा हमारे इस वीडियो का। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अंत में सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।